नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रियल न्यूज़ उमरा में। और आज हम पहुंचे हैं जो हमारी सीरीज़ है रियल बातचीत या फिर रियल इंटरव्यू, उसके जो अगला एपिसोड है उसमें आज हम मिलेंगे मनदीप मलिक उर्फ भीम, जो कि उमरा गांव के निवासी हैं। और पीछे जब किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, तो लगातार जब से शुरू हुआ और जब तक जीते किसान लगातार टिकरी बॉर्डर पर वो जमे रहे, उनसे आज हम मिलेंगे और बात करेंगे कि वर्तमान समय में जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं समाज के अंदर, या फिर किसान आंदोलन जो जीते थे उसका फिलहाल क्या स्टेटस है, जो बिल वापसी थे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए हमारी ये वीडियो। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले आपका रियल न्यूज़ उमरा पर स्वागत। सभी दर्शकों को, रियल न्यूज़ उमरा देखने वाले सभी युवा साथियों को मेरी राम राम। और मैं अपील करूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये किसानी से जुड़ा हुआ चैनल है जो हमारे आंदोलन की और ग्रामीण परिवेश की जो सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं बताना चाहता हूँ जो दर्शक है अभी जो बाद में जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल, या जो बाद में मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, एक जो मेरे चैनल के ऊपर स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है किसान आंदोलन के नाम से, उसमें करीबन 100 से भी जो ज़्यादा वीडियो हैं जब से आंदोलन शुरू हुआ था और आखिर तक की सभी जो मुख्य वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं किसान आंदोलन के नाम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो हम यही आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं इनको बताओ कि भी जो आपने किसान आंदोलन वहाँ पर लगातार इतने महीने संघर्ष करके जो जीता था, उसके बाद में ये तय हुआ था कि भाई बिल वापसी हो गए, लेकिन एक बोल रहे थे भी एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी वगैरह बनाएंगे। मतलब आज क्या स्टेटस है, जो जो जिन मुद्दों को लेकर वहाँ से किसान जीत कर वापस आए, तो सरकार ने जो वायदे जो किए थे किसान नेताओं के साथ, उसका फिलहाल मतलब क्या स्टेटस है? देखिए भाई साहब, शुरू से लेके अब तक किसान की जो मुख्य मांग है वो एमएसपी की मांग है। 3 कृषि कानून तो सरकार ने पूंजीवाद के प्रभाव में आके किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिए, और 1 साल से जो लगातार संघर्ष रहा उसमें किसानों ने आखिर जीत हासिल की। तो फिर 1 साल तक चले लंबे संघर्ष के बाद घर वापसी हुई। लेकिन हमारी जो अब भी मुख्य मांग है वो एमएसपी की मांग है। और आंदोलन के दौरान जब कृषि कानून वापस हुए तो बीजेपी सरकार ने कहा था कि भाई एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाएंगे। और अभी रिसेंटली जो सरकार की एक स्टेटमेंट आई है कि उसने कहा है कि आप अपने 5 बंदों के नाम दीजिए। तो हमारे किसान संगठनों ने कहा है कि पहले सरकार ने अपने बंदों की जो संख्या है, अपनी कमेटी में कितने बंदों को लेंगे, कौन कौन से बंदों को लेंगे, उनके नाम उजागर करें, तभी हम हमारे बंदों के नाम देंगे। तो उस पर सरकार की अभी सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने अपने बंदों के नाम दिए नहीं है। जब उनके बंदे क्लियर हो जाएंगे तब किसान संगठन अपने नाम उजागर करेंगे, और उसके बाद ही एमएसपी के ऊपर विचार विमर्श होगा। तो आपकी बात जो बता रहे हो आप कि भी अभी जो है किसान नेताओं के जो मांगे गए हैं नाम, उसके बाद में चलो ठीक है ये फाइनल होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बीजेपी सरकार ने एक ये सोचा था कि भी जब हम किसान बिल वापस ले रहे हैं तो लोगों का जो सहानुभूति हम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद में लगातार हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं किसानों से जो जुड़ा मुद्दा है, वो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे भी जो हरियाणा सरकार ने, क्योंकि हरियाणा में भी जो सरकार है फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के सहयोगी पार्टी के साथ है। हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया भी, अगर यहाँ का जो तूड़ी या फिर जो चारा है बाहर लेकर के जाएंगे तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, बीजेपी और जेजेपी सरकार का ये तुगलकी फरमान है। इस फरमान से ये साबित होता है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। जहाँ तक धारा 144 की बात है, पहले बीजेपी सरकार कहती थी ये कानून जब लागू हुए तो भाई किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता पूरे देश में। फसल तो दूर रही, वो अपनी तूड़ी भी नहीं बेच सकता। तो ये इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि ये हर हाल में किसानी को खत्म करना चाहते हैं, और हर रोज नए नए और खतरनाक कानून किसानों के ऊपर थोप रहे हैं। रही बात की, ये कह रहे हैं कि भाई तूड़ी का जो है भंडारण है वो हरियाणा में कम है और गौशालाओं को ये तूड़ी दे रहे हैं। जब गौओं के नाम पे बीजेपी सरकार बन सकती है, इनके नेता लोग आज सत्ता पे बैठे हैं गौओं का नाम लेके, तो क्या वो सरकार गौशाला को चलाने में असमर्थ है? क्या वो गौशाला को नहीं चला सकती? जब मनोहर लाल खट्टर 4-4 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ियों में चल सकता है, इसके नेता लोग मर्सिडीज में चल सकते हैं, तो क्या वो गौशालाओं के लिए तूड़ी नहीं खरीद सकते? ये कहते हैं कि धारा 144 लागू करो और किसानों को अरेस्ट करो जो दूसरे स्टेटों में जाते हैं। भाई किसानों के ऊपर धारा 144 लागू करके इनको क्या मिलेगा? जब इन्होंने हमारे देश के सभी बैंकों को गुजरातियों ने लूट लिया और विदेशों में भाग गए, जिसमें विजय माल्या है, चौकसी है, सुभाष चंद्रा जैसे हजारों करोड़ रुपए हमारे देश के लेकर फरार हो गए, तभी इन्होंने धारा 144 नहीं लगाई। तो भाई किसान तो बेचारे तूड़ी है जो 6 महीने लगातार खेतों में काम करता है, खून पसीने के कमा के खाता है, उसके ऊपर तो धारा 144 है। और जो फ्री का खाते हैं, लूट का खाते हैं, देश को बैंकों को जिन्होंने बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर कोई धारा नहीं। तो ये अन्याय है और ये पूंजीवाद का प्रभाव है। पूंजीवाद का मतलब है कि देश के अंदर जो खाने पीने की और आम आदमी के पास जो चीज़ें हैं उनको कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित करना, और आम आदमी जब दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए और पीने के लिए पानी भी ना हो, बिजली भी ना हो, जो छोटी छोटी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो दर दर भटकता फिरे, उसको पूंजीवाद कहते हैं। और आज पूंजीवाद बीजेपी सरकार में पूरी तरह से हावी है। और जो ये तो बात
हरियाणा सरकार की है, लेकिन हरियाणा का जो साथी जो राज्य है जिन्होंने आंदोलन में भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी ने देखा, दुनिया ने देखा। पंजाब के अंदर अभी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर भी अभी पिछले नज़दीकी जो समय में मोगा के अंदर काफ़ी सारे जो किसान हैं जिनका मतलब बकाया था, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या कारण है इसका? देखिए, देश की आम जनता, किसान और मजदूर हर बार किसी नए ऑप्शन की तरफ जाती है। अगर भाई फलानी पार्टी आएगी वो अच्छा करेगी, इसी उम्मीद के साथ किसान मजदूर किसी पार्टी को वोट देता है। अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अंदर किसान मजदूर का वोट इसलिए मिला था कि वो उनके लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत काम किया है। मोगा के अंदर जो जोगेंद्र उग्रावा का संगठन है, जो कपास के मुआवजे की मांग कर रहा था, 350 किसानों के सिर के ऊपर इन्होंने लाठियां चार्ज कर दी। और अब कुछ दिन पहले ही 2000 किसान जो अपना कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले रखा था और सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो भर नहीं पा रहे थे, सक्षम नहीं थे, तो उनको अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, जो कि बेचारों को जो फसलों का इतना नुकसान हुआ है तो वो भर नहीं पा रहे, उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया है। आज़ाद भारत के किसी भी स्टेट में ये पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की जिन्होंने किसान और मजदूर के ऊपर इतने भयंकर कानून और इतने सख्त कदम उठाए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार नहीं है। उसने जो किसानों ने जिस उम्मीद के साथ उसको वोट दिया, वो उन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम जो किसान हैं पूरे देश के, जिस प्रकार हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य राजस्थान, जो और देशों स्टेटों के लोगों ने मिलकर किसान की लड़ाई लड़ी है, उसी प्रकार हमें पूरे देश के किसानों के, जिस जिस स्टेट में जो भी सरकार किसी भी पार्टी की है, अगर किसानों के खिलाफ गलत कदम उठाती है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार किसानों के खिलाफ गलत काम करती है, तो हमें हरियाणा में किसान कांग्रेस के नेताओं का भी विरोध करना चाहिए। पंजाब में केजरीवाल सरकार है, अगर वहां किसान मजदूर के खिलाफ अगर वो कोई गलत काम करती है, तो हमें हरियाणा में भी केजरीवाल के नेताओं का विरोध करना चाहिए। हमें किसान को बचाने की लड़ाई लड़नी है, किसानी को बचाने की लड़ाई लड़नी है। हम किसी एक पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। मेरे सभी किसान संगठनों से अपील है कि हमें जो भी पार्टी किसानों के विरुद्ध काम करे, हमें उन सब की बगावत करनी चाहिए, सबका विरोध करना चाहिए। ये तो जो किसानी से जुड़े मुद्दे हैं वो है। इसके अलावा भी जो सामाजिक जो मुद्दे हैं, आप देख रहे हो भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भी दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो चाहे मान के चलो आप मुंबई के अंदर अभी फिलहाल जो चल रहा है, सांसद जो राणा है उसका कोई हनुमान चालीसा या कोई ऐसा विवाद है। जहांगीरपुरी में जो दिल्ली के अंदर बुलडोजर बता रहे हैं चल रहा था, राजस्थान के अंदर ऐसा मैटर था। तो भाई इतना ज़्यादा मतलब ऐसा क्या है कि जब भी बीजेपी सरकार आती है तो उस टाइम पे ऐसी इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ जाते हैं बजाय जो दूसरी सरकारों के? देखिए, बीजेपी और आरएसएस की जो राजनीति है वो दंगों पे आधारित राजनीति है। लोगों का ध्यान भटकाना, लोगों को आपस में लड़वाना, लोगों को उनकी मुख्य मांगों से भटकाने के लिए ये सारे इस तरह के दंगे करवाते हैं। बीजेपी का जो 15 से 18% हार्डकोर वोटर है, जो फिक्स वोटर है, ये लोग समय समय पर उनको एजेंडा देते हैं ताकि वो लोग भी अपनी मुख्य मांगे हैं, जैसे कि शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, उनकी मांगे ना माने और उनका ध्यान जो है हिंदू मुसलमान पर पड़ा रहे और वो अपने मुख्य मुद्दों से भटक जाए। इसलिए वो अपने जो हार्डकोर वोटर है, जो मुख्य वोट जो हमेशा रहता है, उसको ये एजेंडा देते हैं ताकि वो भी बिजी रहे और उनका ध्यान अपनी जो मुख्य मांगे हैं उनकी तरफ ना जाए। तो जिस प्रकार ये हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं और कहते हैं कि भाई हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं इनसे एक ही सवाल करता हूँ, भाई हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश को आज़ाद करवाने में सभी धर्मों का योगदान है, सभी जातियों का योगदान है। किसी एक धर्म ने हमारे देश के आज़ाद नहीं करवाया, किसी एक जाति ने हमारे देश को आज़ाद नहीं करवाया। हमारे देश की मिट्टी में सभी धर्मों और सभी जातियों का खून मिला हुआ है। इसलिए हम किसको यहाँ से निकालेंगे और किसको रखेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये मान लिया कि एक घर है और उस घर के ऊपर पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया और उस घर में 5 सदस्य रहने वाले हैं और वो 5 सदस्य मिलकर लड़ते हैं और अपने घर को छुड़वा लेते हैं। तो आप बताइए कि उस घर में से 5 आदमी से आप किसको निकालोगे, किसको कहोगे कि ये घर आपका नहीं है। शहीद की जो बात है, देश को आज़ाद करवाने में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने में सिख समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है और हिंदुओं में किसान मजदूर की जो संख्या वो सबसे ज़्यादा है। ये लोग जो है प्रोपेगेंडा है, ये लोग आपस में लोगों को लड़वाते हैं, भाई को भाई से लड़वाते हैं, ये इनके षड्यंत्र हैं। जब से किसान आंदोलन चला है, सभी जो किसानों के मुंह पर या फिर किसान नेताओं के मुंह पर दो ही नाम आते थे बार बार में, अडानी और अंबानी। ठीक है, उन्हीं में से जो अडानी है समूह है वो अभी ये कह रहा है कि भाई हम गरीबी दूर करेंगे। भाई इससे मतलब आप क्या मानते हैं, जो उनका कहना है वो सही है या फिर कैसे दूर करेंगे? देखिए, 2015 के अंदर हमारी संसद ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल गेट्स और उसकी पत्नी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था संसद में। और उसने संसद में बिल गेट्स ने कहा था कि हम भारत के अंदर जो है ब्लू रिवर फार्मिंग करेंगे, यानी कंप्यूटर के द्वारा खेती करेंगे। 2016 के अंदर दुनिया के तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मेरठ के अंदर एक सबमिट करवाया था। जो पूंजीपति, उन्होंने कहा था कि हम 2020 तक दक्षिण अफ्रीका के अंदर से भूखमरी जो है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, 2016 में जो भूखमरी दक्षिण अफ्रीका के अंदर थी वो 2020 और 21 आते आते 2 गुना होगी।
क्योंकि इन पूंजीपति लोगों ने जो कानून अब हमारे देश में धीरे धीरे लागू करे, ये सबसे पहले वहाँ लागू किए। वहाँ लागू होने के बाद वहाँ भूखमरी इतनी बढ़ गई कि वहाँ उनका एक तो रुपया गिर गया, खाने पीने की इतनी तंगी होगी कि लोग भूखमरी से मरने लगे और बीमारियां फैलने लगी। तो पूंजीपति लोग कभी भी आम आदमी के लिए कार्य नहीं करते, वो झूठ और प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के अंदर जो तूड़ी का इन्होंने कानून बनाया कि धारा 144 लागू करी है, इसके आने वाले समय में जो भयंकर परिणाम होंगे, दूध की जो किल्लत होगी और जो महंगाई अनाज की होगी। आपने देखा कि दक्षिण भारत के अंदर गेहूं, सरसों की बिजाई ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गेहूं की आवक कम है, और गेहूं की आवक और भी कम है क्योंकि मौसम की मार है, उसकी वजह से अनाज की शॉर्टेज है। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी का जो अनाज है वो साइलोज के अंदर जा चुका है, ये हम सब ने देखा है। जब गवर्नमेंट ने कोई अनाज खरीदा ही नहीं, आने वाला जो समय हमारे मजदूर भाई हैं या जो भी व्यक्ति चाहे किसान वर्ग में है, जो पीडीएस सिस्टम के ऊपर अनाज जिनको मिलता है उनको नहीं मिलेगा, और आने वाले समय में वो भूखमरी का शिकार है। क्योंकि अंबानी अडानी जो आज 2500 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीद रहा है, वो उनको 1500 रुपये क्विंटल तो देगा नहीं, वो 4000 या 5000 रुपये क्विंटल देगा। गरीब आदमी के पास इतने पैसे हैं नहीं। सरकार ने कह दिया है कि भाई कोई भी दूध उत्पादक है, जो भैंसों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया कि 2 भैंसों के ऊपर आप बिजली का अलग कनेक्शन लेना, यानी कि टैक्स ही लगा दिया। यानी दूध आम आदमी बेच नहीं सकता। मांस को कह दिया कि खुले में मांस नहीं बिकेगा। और हरियाणा सरकार का फरमान है कि हम हरियाणा के अंदर 50,000 विट्टा के बूथ देंगे। 50,000 विट्टा के बूथ तो गवर्नमेंट देगी, तो वो दूध कहाँ से लेके आएगी भाई? जब आम आदमी पशुपालक पशु ही नहीं रखेगा, टैक्स लग जाएगा, तो दूध कहाँ से लेके आएगी? ये दूध का व्यापार करेंगे, और आम आदमी जो बेचारा जिनके पास पशुपालक है वो पशुपालन छोड़ देगा, आम आदमी को दूध मिलेगा नहीं, वो मोल पैसे में खरीद के कैसे लेके आएगा? तो ये पूंजीपतियों का जो एजेंडा है, ये आम आदमी को। हाँ, दूसरा क्या है कि अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। 7 या 8 महीने पहले उनका एक बयान था जिसमें उसने कहा था कि हमारे देश के अंदर जो बेरोजगार है और जो कि गरीब तबका है, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ है। इसका कहने का मतलब किसी देश का होम मिनिस्टर का अपने देश के नागरिकों के प्रति ऐसी बयानबाजी करना काफ़ी शर्मिंदगी भरा है। उसका साफ संकेत ये है कि अगर भूखमरी से मजदूर तबका या मिडिल क्लास या किसान मजदूर, कोई भी अमीर आदमी तो मरेंगे नहीं, क्योंकि अमीर आदमी तो हमेशा सरकारों के साथ चलते हैं। अगर भूखमरी से आम आदमी मरता है तो उसका हमारे देश की सरकार या होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के दिमाग और दिल पे कोई असर नहीं आएगा। अब हमारे देश का जो आम नागरिक है वो भगवान भरोसे है। तो अडानी अंबानी जो कहते हैं कि देश से हम भूखमरी खत्म कर देंगे या गरीबी खत्म कर देंगे, वो गरीबी खत्म नहीं करेंगे, वो गरीबों को खत्म करेंगे। तो इसलिए हमें जो है इनकी गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए, और आने वाले समय में किसान संगठनों के साथ मिलकर मजदूर संगठनों को भी और मजबूत करके हमें हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम बचेंगे, वरना मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो भाई, हमारा जो एरिया है यहाँ पे हिसार का, भिवानी का, जींद का, यहाँ पर मतलब जैसे बालसमंद का भी, या फिर जैसे अभी काफ़ी दिन से लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया भाई, खेड़ी के अंदर जो तहसील पे जो धरना चला हुआ है मुआवजे को लेकर के, तो वहाँ की मतलब क्या फिलहाल स्थिति क्या है? जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी जानना चाह रहे हैं भाई, आखिर मामला क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, बात बन सकती या नहीं बन सकती, कैसा है वहाँ पर जो अलग पार्टियों के जो लोग हैं? जैसे अभी पीछे हमने देखा था कि भाई निर्मल सिंह शायद वहाँ पर आए थे, तो ऐसे जो अलग पार्टियों के जो लोगों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो इससे मतलब क्या देखते हो आप? देखिए, बुलाया जा रहा है या वो अपने आप आ रहे हैं, नेताओं का तो काम है अपने राजनीतिक रोटियां सेकना। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आप पार्टी ने पंजाब के अंदर किसानों के साथ गलत व्यवहार किया, तो हमें भी उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि पंजाब के भाई भी हमारे किसान साथी हैं, और पूरे भारत के, और मैं भारत की नहीं कहूँगा कि पूरी दुनिया के, जिस प्रकार भारत के हमारे इस किसान आंदोलन में दुनिया के तमाम किसान को चाहने वाले देशों ने हमारा समर्थन किया, उसी प्रकार हमें भी हमारे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ किसान के साथ, मजदूर के साथ गलत है, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए और पार्टियों का विरोध करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी पार्टी जो है वो किसान हितैषी नहीं है। पूंजीवाद की वजह से हमारे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, वे अपनी काबिलियत के हिसाब से झूठ बोलने में माहिर हैं। बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, अब हरियाणा के अंदर वो सक्रिय है। उसका मकसद जो है वो बीजेपी की जो नीतियां उसको 2 कदम आगे बढ़ाना है। अगर केजरीवाल किसान हिमायती होता तो सबसे पहले एपीएमसी मंडी जो है वो दिल्ली में खत्म हुई। किसने की भाई? क्या बीजेपी ने खत्म की या कांग्रेस ने खत्म की? वहां तो सरकार केजरीवाल की थी, उसने फिर क्यों खत्म की? शराब के ठेके पहले दिल्ली के अंदर 264 शराब के ठेके थे जब अरविंद केजरीवाल आया। आज 860 से ज़्यादा शराब के ठेके हैं, गली गली शराब के चौराहे पे शराब बिक रही है। तो आने वाला समय जो ये प्रभाव पूंजीपतियों का जो हमारे देश की राजनीति के ऊपर बढ़ा है, और राजनीतिक पार्टियां सारी पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना बन चुकी है, वो हमारे देश के लिए कोई काम नहीं कर रही, ना आम आदमी के लिए कोई काम कर रही। अगर हमें बचना है तो इन पार्टियों को छोड़ना होगा, और अपने जो अधिकार हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है और भाईचारा है, हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना होगा, ना कि किसी राजनीतिक पार्टियों के लिए। क्योंकि सारे नेता बहरूपीय हैं, अलग अलग प्रकार की झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है
कि पूंजीपतियों को पैसा कमाना और आम आदमी को सड़कों पे धक्के खाने के लिए छोड़ देना। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हो कि जो पंचायती जो चुनाव है, पंचायती जो प्रणाली है, उसमें 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं, लेकिन टाइम 5 साल को हुए बहुत हो चुका है। किसी के मतलब कह रहे हैं कि भाई जो कोर्ट के अंदर केस है, भाई आरक्षण को केस है, महिला सीट को लेकर के केस डला हुआ है, तो चुनाव हो नहीं पा रहे, ना ही सरपंची के हो रहे, ना ही जिला परिषद के हो रहे, ना ही ब्लॉक समिति के हो रहे। इसका मतलब क्या कारण हो सकता है? क्या कोई सरकार की मंशा है भाई चुनाव प्रणाली खत्म करने की, या फिर कोई और ऐसा एजेंडा है? आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, बीजेपी की जो नीति है वो देहात वर्षित शहर है। बीजेपी ने जितने भी कानून बनाए हैं वो सभी देहात के लिए बनाए हैं, किसान के लिए बनाए हैं, मजदूर के लिए बनाए हैं। और जो हमारा पंचायती राज तंत्र है, जो डायरेक्ट गांव के विकास के लिए जो पैसा आता है, बीजेपी सरकार पंचायती राज तंत्र को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। चाहे वो ब्लॉक हो, जिला परिषद हो, चाहे वो सरपंच का इलेक्शन हो, वो करवाना नहीं चाहती। वो देहात को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। इसी करके उसने कृषि कानून बनाए, इसी करके उन्होंने शिक्षा नीति को चेंज किया, इसी करके उसने लेबर कानून बनाए, इसी करके उन्होंने लाल डोरे को बढ़ाया, इसी करके उन्होंने समलायत के लिए कानून बनाए। मतलब ऐसे सभी कानून जो बनाए बीजेपी सरकार ने वो देहात के लिए बनाए। तो ये उम्मीद नहीं है कि भाई पंचायती चुनाव होंगे, बिल्कुल भी पंचायती चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि पंचायती राज तंत्र को खत्म करना ही मुख्य मकसद है बीजेपी का। आज जो हमने बातचीत की इतने मुद्दों पर, अंत में जो है आप इसको, जो आज की जो बातचीत इसको देख रहे हैं जो दर्शक है, उनको 2 लाइन में क्या कहना चाहोगे? या फिर जो किसान संगठन है उनको आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई किसान संगठनों को विशेष करके कि हमारा मकसद किसानी को बचाना है, किसान को बचाना है। हमारा मकसद किसी पार्टी विशेष का विरोध करना या किसी पार्टी विशेष का समर्थन करना नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक सरकार, आज मान लो हम बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे हैं और केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे केजरीवाल ने पंजाब में क्या किया, भाई किसानों के सिर ही फोड़ दिए। तो हमें हर पार्टी का जो गलत नीतियां हैं, जो गलत परिणाम दे रही है, हमें उसका विरोध करना चाहिए डट के। कोई भी पार्टी के साथ किसान संगठनों ने संपर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें लड़ाई किसानी की लड़नी है, ना कि पार्टियों की लड़नी है। और आम आदमी से मेरी अपील है कि भाई जो बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, और जो ये हर रोज़ हमें अलग अलग कानून किए जा रहे हैं, ये हम सभी को प्रभावित करेंगे। किसी को आज करेंगे, किसी को कल करेंगे। इसलिए हम हमारा जागरूकता पैदा करें और इन गलत नीतियां जो बीजेपी सरकार लेके आ रही है, इनका हम डटकर सामना करें। तभी हमारी शिक्षा नीति बचेगी, तभी हमारा देहात बचेगा, और तभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा है तभी कायम रहेगा, और तभी देश में शांति होगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ मनदीप मलिक उर्फ भीम, जो किसान युवा साथी, जिन्होंने लगातार टिकरी बॉर्डर पर रह करके किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया, लड़ाई जीत करके आए। तो आगे भी हम आपको ऐसे जो किसान साथी हैं या फिर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो प्रतिभाएं हैं उनसे मिलवाते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।